खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज के मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा लंबे समय में आपके लिए कहां पर निवेश का मौका हो सकता है, ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन। आशीष हमें बताएंगे TVS मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या पॉजिटिव खबर आई है, और मानसी से जानेंगे कि क्या रियल एस्टेट के अच्छे दिन आने वाले हैं। पूजा त्रिपाठी हमें बताएंगी RBI पॉलिसी पर महापोल क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और अगस्त के महीने का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिहाज से कैसा रहा है। तो हफ्ते की आज कमजोर शुरुआत हुई, बाजार में आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। निफ्टी 180 अंक टूटकर 10,900 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 650 अंकों की गिरावट दिखी। आज के बाजार में प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, यह आंकड़ा जरा आप देख लीजिए। तो आज FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 7,818 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 136 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, आज बाजार की शुरुआत बहुत खराब हुई, मार्केट में काफी गिरावट हमने देखी। बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा टूट गया। रिलायंस में भी 3% तक की गिरावट आई। इस गिरावट से कितनी चिंता होनी चाहिए? भारतीय बाजारों की आज की कमजोरी थोड़ी चिंताजनक है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहला तो ये कि 11,000 के लेवल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ा तो ठीक, बंद जो हुए ना उसके बहुत नीचे जाकर बंद हुए, यानी कि 10,900 के भी आसपास उसके नीचे। ये बड़ी चिंता की बात है, यानी कि क्लोजिंग जो मिली है आपको बड़े गैप से नीचे मिली है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, बड़े लंबे समय बाद आपने 11,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, लगभग 2-3 हफ्तों के बाद में, ठीक है ना। और वो मनोवैज्ञानिक स्तर है, 11,000 10,000 ऐसे आ जाता है। तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि अब हम 10,000 वाली रेंज में आ गए 11,000 वाली रेंज से, तो उस पर असर पड़ता है। तीसरी चीज ये कि FIs की तरफ से बिकवाली फिर से शुरू हो रही है, वायदा कारोबार में भी हुई है, हल्की फुल्की कैश में भी की है। ये 3 कारण तो हो गए, लेकिन आज की बिकवाली इसलिए ज्यादा चिंताजनक है कि आज सिर्फ और सिर्फ हम ही कमजोर थे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के बाजारों से खराब संकेत मिले हो। अमेरिका में ट्रेड अच्छा था शुक्रवार को, निचले स्तरों से बहुत बढ़िया रिकवरी होकर अमेरिकी बाजार बंद हुए, और डाउ फ्यूचर्स कोई खास खराब नहीं था। हम बंद हुए तब मुश्किल से 10-12 पॉइंट नीचे थे, जो कोई खराब नहीं है। यूरोप मजबूत से ट्रेड कर रहा था, आधा पौन % ऊपर थे यूरोप के बाजार। उसके बावजूद अगर हम गिरे तो इसकी 2 ही वजह, एक 11,000 के नीचे काफी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, और दूसरा यह कि FIs की बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती दिख रही है। तो ये दोनों संकेत थोड़े नीचे की रिस्क खोल रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी भी 21,000 के बेहद करीब पहुंचा है। 21,050 का जो फाइनल सपोर्ट था एग्जैक्टली वहां पर पहुंचा है। 21,030 का लो बनाया है और बंद 21,072 के आसपास हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 550 पौने 600 पॉइंट की गिरावट काफी तेज कही जा सकती है, और लीडरशिप गिरावट में वहीं पर आती हुई दिख रही है। जैसा आपने कहा, रिलायंस भी यहाँ पर 2,000 के लेवल को तोड़ते हुए बाल बाल बचा है। तो लगातार बिकवाली का प्रेशर दिग्गजों में है। रिलायंस जैसे स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं ड्रीम रन के बाद, बैंक निफ्टी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज की क्लोजिंग
थोड़ा सा नीचे का रास्ता खोल रही है। अब कल संभल जाए तो ठीक। अब वापस ये बहुत ज़रूरी है कि आप 11,050 के ऊपर क्लोज बाजार को होते हुए देखें तो फिर से ताकत का अंदाज़ा बनेगा। लेकिन अब 11,100 के आसपास जिस तरह से शॉर्ट्स बने, थोड़ा सा बाजार के लिए ऊपर चढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट साथ दे दे तो होने में हो सकता है, लेकिन थोड़ा मामला बिगड़ गया है। अभी हल्की से रिस्क नीचे की खुलती हुई दिख रही है। थोड़ी सी आज की कमजोरी चिंता वाली है। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन दिखा और एक्शन किन खबरों के दम पर दिखा। ये बताने के लिए, समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए। आज बाजार में कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था। निफ्टी बैंक दोनों ही लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे और लगभग सारे इंडाइसिस में आज हमने गिरावट देखी है। लेकिन आप देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो गेनर्स की सूची में आज टाटा ग्रुप की कंपनी शामिल होती हुई दिखी। टाटा मोटर्स अच्छी बिक्री के आंकड़ों पर रिएक्शन आता हुआ दिखा। टाटा स्टील, टाइटन, बीपीसीएल, ये कुछ कंपनीज थी जो आज गेनर्स की सूची में शामिल हुई। और लूजर्स की बात करें, यूपीएल नंबर्स पर रिएक्शन आता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ और कोटक बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट देखने मिली और ये टॉप लूजर्स की सूची में शामिल होते हुए दिखे। साथ ही आज फार्मा स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए। जो मिड कैप फार्मा कंपनीज थे, आज सबसे ज्यादा रैली यहीं पे आती हुई दिखी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कि एल्बर्ट डेविड, जो सीटी साहब ने रेकमेंड भी किए, वहां पे करीब 20% के अपर सर्किट लगते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा वोकार्ट, जहां पे अच्छी खबर आती हुई दिखी, यूके गवर्नमेंट के साथ कंपनी ने करार किया है वैक्सीन के लिए। और इसके अलावा लॉरस लैब्स, जुबिलेंट लाइफ, आरपीजी लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखा। एपीआई कंपनीज आज भी पॉजिटिवली ट्रेड करती हुई दिखी। नतीजों के चलते बैंक ऑफ इंडिया, कंसाइन एरोलैक्स, सोलर एक्टिव, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। और साथ ही आज बैंकिंग स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, यहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। आरबीएल बैंक टॉप लूजर बनता हुआ दिखा। बंधन बैंक में ब्लॉक डील के बावजूद हमने देखा लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ। इंडसइंड बैंक आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और साथ ही एनबीएफसीज, ओवरऑल फाइनेंशियल्स में आज कमजोरी थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उज्जीवन, इक्विटास होल्डिंग आज टॉप लूजर बनते हुए दिखे। और साथ ही आप देखिए, ऑटो स्टॉक्स जो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, इसके चलते थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शंस आते हुए दिखे। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर, ये सारे स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन बजाज ऑटो आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ। और हीरो मोटोकॉर्प में भी दिन के अंत में हमने देखा लाल निशान में ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखा था। लेकिन ओवरऑल आज बाजार में कमजोरी के साथ ही ट्रेड हुआ है। ओके, तो ये आज का मार्केट का पूरा एक्शन। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे साथ जिस कार्यक्रम में है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज बाजार ने बड़ा निराश किया, बहुत तेज गिरावट हमने देखी। अब इस मार्केट को देखते हुए कल के बाजार के लिए क्या अंदाजा लगाया जाए, और अंदाजा लगाने के बाद कल के मार्केट में कल के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई थी मार्च की जो मंदी थी उसके बाद में, वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने तोड़ी है। अब ये नहीं कहता कि वो नीचे वाले लोज रिविजिट होंगे, बट यहाँ से एक नए सिरे से पैटर्न बनेगा और उसके चलते हुए ये जो ट्रेजेक्ट्री है ऊपर की, ये थोड़ी मॉडिफाई होगी, लेकिन जाएगा मार्केट अंततः ऊपर थोड़े कंसोलिडेशन के बाद। तो चिंता का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कल के ट्रेड के लिए लिया जा सकता है, एक दिन के लिए अगर आपको ट्रेड करना हो तो जिंदल स्टील एंड पावर, ये सेक्टर ऐसा है जो अच्छा कर रहा है और इस सेक्टर के अंदर अच्छा करने वाला ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है। 190 रुपए पे लिया जा सकता है, 187 रुपए का इसका स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 199। उसी तरह एक सप्ताह के लिए अगर आपको पोजीशन लेनी हो तो फिर आपको फार्मा में ही रहना पड़ेगा। कैडिला हेल्थ एक अच्छी कंपनी है। और मैं ये बता दूं पहले कैडिला के बारे में जिक्र करने के पहले कि बीएससी का जो हेल्थ केयर इंडेक्स है, जिसके अंदर बाकी फार्मा के अलावा अन्य कंपनियां भी शामिल हैं, तो वो अपने जो 2015 में जो उसने हाई बनाया था उससे महज 96 पॉइंट नीचे है हाईएस्ट उसका। तो एक ये नई तेजी के अंदर आ रहा है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि मार्केट ने जब जनवरी 2019 में नया हाई बनाया था तो फार्मा इंडेक्स उसमें शामिल नहीं था, बीएससी का हेल्थ केयर और एनएससी का फार्मा इंडेक्स। एनएससी का फार्मा इंडेक्स अभी भी करीब 20 से 25% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो वहां पे भी काफी गुंजाइश है। लेकिन एक बार जब हेल्थ केयर इंडेक्स ऊपर निकलेगा तो मैं समझता हूँ कि फार्मा इंडेक्स अच्छा करेगा। कैडिला हेल्थ के अंदर 398 रुपए पे ये क्लोजिंग हुआ है, मतलब 398 रुपए ले सकते हैं। 381 रुपए का आप रखें स्टॉप लॉस और
430 का टारगेट, जो करीब यहाँ से 7% ऊपर है। और मल्टीपल जो है बेनिफिट वो इसको है ही, इसके अपने कैडिला को, क्योंकि इसने जो जी टेल सेक्टर के टेलविंड भी साथ में है, और एक नया 3 दिनों का जो हाई है उससे भी मतलब ये आगे ही निकला है। तो इसके अंदर पोजीशन हफ्ते भर में आपको 7% जैसा फायदा मिल सकता है। जी ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए जहां पर आप ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। आगे हम आपको और ट्रेड बताएंगे, ऑप्शन का ट्रेड बताएंगे, लॉन्ग टर्म का ट्रेड बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं पूजा के पास, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आनी है और आरबीआई की पॉलिसी में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के हमने एक महापोल किया है और इस महापोल के नतीजे क्या हैं ये बताने के लिए पूजा जुड़ी हुई है। पूजा बताइए। जी, जितने भी जानकारों से हमारी बात हुई, मत काफी बटे हुए हैं। 50% जानकारों का मानना है कि इस बार कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। वहीं 50% ये भी मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती इस पॉलिसी में देखने को मिल सकती है। अगला सवाल ये था हमारा कि आरबीआई का रुख क्या होगा, तो यहाँ पर भी राय बटी हुई है। आधा % जानकार ये मान के चल रहे हैं कि पॉलिसी का जो रुख होगा वो नर्म होगा। वही 50% जानकारों का ये भी मानना है कि एकोमोडेटिव स्टैंस बरकरार रहेगा। तीसरा सवाल हमारा मॉरेटोरियम को लेकर था कि क्या उन्हें लगता है कि अवधि बढ़ाई जाएगी आरबीआई की तरफ से इस बार। तो यहाँ पर सभी जानकार एक मत थे और सबका यही मानना था कि इस बार मॉरेटोरियम की अवधि को लेकर किसी भी तरह के बयान नहीं आएंगे और अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, जैसा कि मांग बैंक्स भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल हमारा इन्फ्लेशन को लेकर था, जो कि अब 6% के ऊपर निकल चुका है, यानी कि आरबीआई का जो मैंडेट था करीब 2 से 4% का, उसके ऊपर निकल चुका है। तो अगला सवाल हमारा ये था कि इस बार की पॉलिसी में फोकस कहाँ होगा, इन्फ्लेशन होगा या ग्रोथ या रिकवरी होगा। तो यहाँ पर भी करीब 100% जानकार का यही मानना था कि इस बार की पॉलिसी में जो फोकस रहेगा वो पूरी तरह से ग्रोथ और रिकवरी पर रहेगा। इसी वजह से काफी सारी जानकारी ही मांग के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती देखने को मिल सकती है। बाकी देखना होगी कि पॉलिसी स्टेटमेंट में किस तरह के डिसीजंस यहाँ पर आरबीआई लेती है रिकवरी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये महापोल और उसके नतीजे आपने देखे कि इस बार आरबीआई की पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि घरेलू टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। और अब ये अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, ये बताने के लिए आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बताइए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से फोकस में है। डीजीएफटी ने एक प्रतिबंध लगा दिया कलर टीवी के इंपोर्ट्स पर। दरअसल अगर आप देखें तो इससे पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देश थे, जैसे मिसाल के तौर पर वियतनाम अगर देखें, तो वहाँ से जो कलर टीवी इंपोर्ट होते थे इन पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, जिसके चलते जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब जो है सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब कलर टीवी इंपोर्ट करने पर सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। 36 से लेके 105 सेंटीमीटर तक के कलर टीवी पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और देखिए काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में बड़ी मात्रा में जो टीवी है वो इंपोर्ट्स होते हैं। वियतनाम में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के जो कलर टीवीज़ हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। चाइना से करीब 2241 करोड़ के लगभग कलर टीवी इंपोर्ट होते हैं। यानी घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को इसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लगातार 2 दिन से बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले गौर कीजिए, डिक्सन टेक ये सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि शाओमी के लिए कलर टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत इनका कारोबार है और बढ़िया पकड़ है। आप देखें तो घरेलू बाजार में करीब 33% का मार्केट शेयर है। एक और प्लेयर है हैवेल्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लॉयड ब्रांड के अंतर्गत ये भी टीवी का उत्पादन करते हैं। हालांकि कुल आय में अगर आप देखें संगठित कारोबार में, तो जो आय का हिस्सा टीवी से आने वाला वो काफी कम है। ओके, तो ये वजह है जिससे टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। अब सर शर्मा जी, आपका क्या टेक है सर अब इस खबर के बाद? ये अच्छी बात है, स्वाभिमान की बात है, और जो देश का जो पैसा है देश में ही रहे। भले ही मैं समझता हूँ कि आजकल जो रॉ मटेरियल, जो हमारे जितने भी जो कंपनियां हैं जो दूसरों के लिए काम कर रही हैं, वो क्वालिटी में किसी से कम नहीं है। तो ये अच्छी बात है, और इससे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी उभर कर आएंगी। तो ये जॉब्स भी नए क्रिएट होंगे और साथ में हमारी जो करेंसी है उसको भी और बचाएंगे। ठीक बात है।
तो एक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नहीं बल्कि रियल एस्टेट शेयरों के भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन की बहार हो रही है, और रियल एस्टेट के अच्छे दिन क्यों आने वाले हैं ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही है। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए अब सरकार भी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स जो सेक्टर से जुड़े हाल ही में हुए हैं वही सबसे पहले आपको बताते हैं। जुलाई में मुंबई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यानी कि कलेक्शन की अगर बात करें 242 करोड़ पर यह पहुंचता हुआ दिखा है। अच्छे डील्स और आकर्षक डिस्काउंट के चलते सेक्टर को काफी फायदा मिला है, और पिछले दिनों प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो कम होने से काफी हद तक ग्राहकों का झुकाव जो है इस सेक्टर पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साउथ बॉम्बे में 200 करोड़ की एक बड़ी ग्रुप डील हुई है हाल ही में, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गोल्ड कारोबार से जुड़े कारोबारियों की ग्रुप ने 35 फ्लैट एक बड़े फ्लैट में साउथ बॉम्बे में बड़ी बिल्डिंग में खरीदे हैं, जिसके चलते भी सेक्टर काफी खबरों में है। इसके अलावा सरकार की अगर बात करें, आवास मंत्रालय ने घर खरीदारों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। क्रोडाई नरेडको के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ ये ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिचौलियों से मुक्त होने के लिए और घर खरीदारों को बचाने के लिए काफी हद तक काम आएगा। माना यह जा रहा है कि घर खरीदारों के लिए नरेडको हाउसिंग फॉर ऑल का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए भी काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और साथ ही इसके लिए भी काफी सारे अहम कदम हैं जो कि ये आगे बढ़ता हुआ और आगे लेता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सेक्टर से जुड़ी काफी अच्छी खबरें हैं, साथ ही सरकार काफी कुछ कर रही है इस सेक्टर के लिए, जिसका सीधा असर है जो कि सेक्टर पर आने वाले दिनों पर पड़ता दिख सकता है। एक पॉजिटिव और सपोर्ट यहाँ पर सेक्टर को मिलता दिख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वजह है जिससे रियल एस्टेट शेयरों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए खुद साक्षात आज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं। सर बताइए सर, आज हफ्ते का पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बन सकते हैं? जी, आमतौर पर मैं जो ऑप्शन देता हूँ ट्रेडर्स के लिए देता हूँ, लेकिन आज का जो ऑप्शन है वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप पुट वगैरह अगर खरीदते जाएंगे तो आपका जो मन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और आप फिर जब मार्केट ऊपर बढ़ने लगेगा उसको पॉजिटिव हो पाने में आपको समय लगेगा। ट्रेडर के लिए नहीं है, लेकिन जिसके पास ये चोला फाइनेंस हो वो शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगस्त 2000 का पुट लिया जा सकता है 13.50 रुपए में, और तो ये आपका पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर ये समझते हैं कि भाई अगर ये नीचे जाएगा और मैं काट लूंगा, तो फिर आप टारगेट लेके चल सकते हैं 22 रुपए का। अगर उसके हिसाब से रखते हैं तो आप स्टॉप लॉस भी 9.5 रुपए का रख सकते हैं। तो ये सलाह छोटी सी, लेकिन वो एसेंशियली उन लोगों के लिए जिनके पास चोला फाइनेंस है। ट्रेडर भले ही ट्रेड ना करें, पॉजिटिव व्यू बनाए रखें, लेकिन दूर रहें तो अच्छा है। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, आज की भारी गिरावट के बाद कल के बाजार में क्या रणनीति बनाई जाए, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक अब आगे का सवाल है, देखिए अब जो अहम सपोर्ट रेंज निफ्टी पर निकल कर आ रही है वो होगी 10,750 से 10,825 की। ये अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 10,800 के आसपास मान लीजिए एक तरह से। तो ये 75 पॉइंट की रेंज बड़ा सपोर्ट है, और अगर वो टूटता है तो फिर आप 10,500 तक के लिए रास्ता खुलते हुए देखेंगे। तो 10,750 10,825 की रेंज पर फोकस कीजिए। ऊपरी स्तरों पर अब आपके लिए 11,000 11,150 की रेंज पार करना बहुत मुश्किल होगा, वो सप्लाई जोन हो गया। बैंक निफ्टी 21,000 तोड़ता है तो फिर 500 से 800 पॉइंट की रिस्क बहुत जल्दी से बैंक निफ्टी में खुल जाती है। तो 21,000 टूटना नहीं चाहिए। 20,900 21,000 तोड़ा तो बैंक निफ्टी के लिए रिस्क बढ़ जाएगी। ऊपरी स्तर पर 21,700 21,900 ये वो रेंज है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो है बैंक निफ्टी पर हो जाएगा, और वहां पर आपको लगातार बिकवाली आती दिखेगी। तो अब आगे के लिए आपको फोकस करना है ग्लोबल मार्केट्स पर। अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो और हमारे बाजार गैप से ऊपर खुलते हैं
तो वो तुरंत ही सप्लाई दिखाएंगे। और अगर ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हो तो फिर जो थोड़ा सा कमज़ोरी का ट्रेंड जो बना है आज से, जो ट्रेंड अब तक पॉजिटिव था, पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर आया है, वो थोड़ा और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा अब बाजार है ना बाय ऑन डिप से हल्का सा सेल ऑन राइज वाला मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी दिन देखते हैं, 1-2 दिन किस तरह का बाजार का मूड बनता है, लेकिन तब तक आपको उछाल मिले, गैप से ऊपर आए, एक बार आप बिकवाली करके पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं। यह ट्रेंड रखना ज्यादा ठीक होगा कुछ समय के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन शर्मा जी, सर मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इंट्राडे की कॉल बताई और पोजिशनल बताया कि कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन लंबे समय के जो निवेशक हैं, जो रोज के मार्केट को नहीं देखते हैं, रोज के मार्केट से वाकिफ भी नहीं रहते हैं, उनके लिए इस बाजार में कहाँ पर पैसा लगाना ठीक रहेगा? जी, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय के लिए अगर लगाना हो तो मैं समझता हूं कि फार्मा सेक्टर अच्छा एक सेक्टर है, और उसके अंदर से बहुत ही पिटा हुआ शेयर जिसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है पिछले, अगर हम 4-5 साल को देखें तो, और एक बुरी तरह से जो रीजन लोग थे उनको लॉसेज हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब उसके बुरे दिन करीब लद गए हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत शुरू हो जानी चाहिए। और उस कंपनी का नाम है सन फार्मा, लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट की, इंडिया में 8.2% इसकी मार्केट शेयर है। और अगर हम टॉप ब्रांड्स देखें इंडिया के 300, तो उनमें से 10% तो इनके खुद के हैं। तो ये कि बड़ा अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके जो स्पेशल जो इसके फॉर्मुलेशंस हैं, खासकर ऑप्थेल्मोलॉजी में, वो रंग लाने शुरू करेंगे 2022 से। तो अभी तक क्या है कि 2022 तक मेरा इसमें कोई टारगेट मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सेल्स तो अगले 2 साल में 20 से 22 के बीच में बढ़ेंगे करीब 7% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और नेट प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है करीब 20%। तो आप इसमें बने रह सकते हैं, और असली जो तेजी है वो 2022 के बाद आनी शुरू होगी। तो आप निवेशित रह सकते हैं लंबे समय के लिए इसके अंदर। हाँ, निवेशित रह सकते हैं, और थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। जो बात शर्मा जी ने कही कि 2022 के बाद एक अच्छी तेजी इसमें दिखेगी, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें अगर आप बने रहेंगे, निवेशित रहेंगे, तो आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन फायदे का सौदा ऑप्शन में और कहां पर हो सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, और हम देखें तो जो प्रीवियस टॉप बने हैं वहां से ऑलमोस्ट 3-4% का हमने करेक्शन देखा है। निफ्टी अब 10,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है थोड़ा और प्रेशर यहाँ से देखने को मिलेगा। निफ्टी अपने जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ से 10,800, 10,750, ये जोन में हमें लगता है कि एक बार निफ्टी वहां तक स्लाइड हो सकता है। तो 10,800 का पुट ऑप्शन जो कि 6 अगस्त की एक्सपायरी का है, 48 रुपीज के आसपास आज क्लोज हुआ है, वो बाय करने की सलाह हम दे रहे हैं। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से इसे बाय करना है। 80 से 90 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है 10,800 के पुट में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड करने की अभी यहाँ पे सलाह देंगे, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से सप्लाई दिखाया अक्रॉस द बोर्ड, सेलिंग देखने को मिली, और फाइनेंशियल में काफी वीकनेस है। तो हमें लगता है कि प्रेशर रहेगा मार्केट में, और मार्केट एक लोअर साइड की तरफ मूव करना चाहिए। 10,800 का पुट बाय करके ट्रेड करना चाहिए कल के सेशन में। फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो हम सजेस्ट करेंगे कल के सेशन में फार्मा स्टॉक में टोरेंट फार्मा एक अट्रैक्टिव लग रहा है। ये स्टॉक 2727 के आसपास बंद हुआ, इसको 2695 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। हमें लग रहा है इसमें 2775 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो फार्मा सेक्टर एक आउट परफॉर्मर रह सकता है, तो फार्मा सेक्टर में बाय करें। निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, शर्मा जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।